तो चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान की। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल विरोधी बता दिया है और माफी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया है, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने उल्टा बीजेपी को पूर्वांचल विरोधी बताया। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि पूर्वांचल वोटरों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कहा जिस पर दिल्ली की सियासत गर्म है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के उस बयान के खिलाफ है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी यूपी बिहार के लोगों के फर्जी वोट बनवा रही है। भाजपा पूर्वांचल मोर्चा अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहां पर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। दरअसल पूर्वांचल मोर्चा भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं अरविंद केजरीवाल के उस बयान से नाराज हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट में यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर होने का डर सता रहा है और इस वजह से केजरीवाल ऐसे बयान दे रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन मेरी दिल्ली को कैसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये देखकर दुख होता है। तीन बार के मुख्यमंत्री आज जब सत्ता हाथ से निकल रही है तो जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मेरा एक निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि अपनी सत्ता खोने का बदला दिल्ली वालों से मत लीजिए। पूर्वांचल के मुद्दे पर बीजेपी के इस आक्रामक रुख के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई दी है, जिसमें उन्होंने उल्टा बीजेपी पर पूर्वांचल के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहां बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। केजरीवाल को गाली से क्या दिल्ली का विकास होगा? केजरीवाल को गाली देने से क्या देश का विकास होगा? अरे देश की बात करो, दिल्ली की बात करो, लोगों की बात करो। लोगों को जीना हराम हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। कल भी मैं गया था शाम को एक झुग्गी बस्ती के अंदर, बेरोजगारी का ये आलम है। एक एक घर के अंदर बच्चे बैठे हैं बिना रोजगार के। इनको चिंता है रोजगार की? अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे हार का भय साफ साफ दिख रहा है, उनको ध्यान से देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल एक भी ऑथेंटिक बात नहीं कहते हैं और उनकी कठपुतली तो और भी कुछ नहीं कहती। इन लोगों को दिल्ली की जनता को मैं कोई भी बुरा शब्द अब नहीं बोलना चाहता। भाजपा का एक संस्कार है, 25 फरवरी को 5 फरवरी को दिल्ली में एक त्यौहार है। दिल्ली के लोग अपने सौभाग्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए निकलेंगे और हम 5 साल में दिल्ली के महिलाओं को, दिल्ली के झुग्गी वालों को, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, व्यापारियों को, सबको वो राहत देंगे, वो खुशियाँ देंगे
जो दिल्ली आने वाले समय में कहेगी कि मोदी जी आपको डबल इंजन देने का ये फ़ायदा हुआ। कोई भी फर्जी वोट नहीं रहना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से खाली इतने कहलवा दीजिए कि कोई भी इलीगल घुसपैठिए का वोट नहीं बनना चाहिए। इतना खाली बोल दें आम आदमी पार्टी का नेता तो हम मान जाए। दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों को लेकर अब अरविंद केजरीवाल के उस बयान को भी सुनिए, जिस पर दिल्ली की सियासत गर्म है। कहाँ से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। कहाँ से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को बीजेपी ने पूर्वांचल के अपमान से जोड़ दिया है और सैकड़ों कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। केजरीवाल ने ये भी बोला है कि जितने भी पूर्वांचली हैं सारे गंद मचाते हैं, गंदगी करते हैं। मैं उनसे केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ क्यों जिस प्रकार ये लोग छठ पूजा मनाते हैं या हम लोग छठ पूजा मनाते हैं उसमें कितनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, तो क्यों हमें इस प्रकार से बोला जाता है कि पूर्वांचली लोग गंद मचाते हैं? आपको अच्छे से पता है कि पूर्वांचलियों का क्या रोल है दिल्ली में, पूर्वांचली कितने सक्षम है। अगर पूर्वांचली ना हो तो दिल्ली खाली हो जाएगी, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। 30/11 को जो घटना हुई थी दिल्ली में पदयात्रा के दौरान, जो पानी फेंका था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, वो मैंने फेंका था इनके कुनीतियों से परेशान होकर के। और इनको मैं नींद से जगाना चाह रहा था कि जो आप बोलते हैं वो आप वादा निभाते नहीं है और पूर्वांचलियों का आप अपमान करते हैं। मैं पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, मगर जब वहां पे देखा कि ये आम पूर्वांचलियों का अपमान करते तो मैं उनसे दूर हो गया। ज्यादा पूर्वांचल में बहुत ज्यादा नाराज है, इससे ज्यादा नाराज हो नहीं सकता है। ये फर्जी बात कैसे बोल दिया कि पूर्वांचल आता अपना वोट बना लेता है आकर के। ये हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक दिल्ली से केजरीवाल को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। ये जारी रहेगा पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए, और इस चुनाव में उसको पूर्वांचली ने ईट का जवाब पत्थर से देके और इसको चुनाव में हरा के केजरीवाल के जो बीमारी उसको खत्म कर देंगे। हम लोग कसम खाए हैं। देखिए, उन्हें माफी मांगना चाहिए। और ये जो मामला है, आप ये समझ लें कि ये भारतीय राजनीति में सबसे गिरता हुआ चरित्र अगर किसी एक इंसान का है तो वो अरविंद केजरीवाल का है। ये अरविंद केजरीवाल लगता है हताश है, निराश है और हार की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे तो सबसे पहले आज उन्हें अपने घर से निकल के आके माफी मांगना चाहिए, नहीं तो पूर्वांचली उन्हें बख्शने वाले नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और अब देखना होगा कि पूर्वांचल का मुद्दा राजनीति में क्या गुल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। 13 जनवरी से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संत महंतों से मुलाकात समेत कई दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट देखें। तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में श्रद्धालुओं की अगवानी के लिए तैयार हो चुका है। जिसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने अपने 2 दिवसीय दौरे पर 9 जनवरी को प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज से मुलाकात की और उनके साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अन्य अखाड़ों में जाकर
संतों महंतों से मुलाकात की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से साधु सन्यासी अपने बीच एक योगी को मुख्यमंत्री के रूप में देखकर उत्साहित हैं। वहीं क्रूज पर भी योगी आदित्यनाथ ने सवारी की और पूरे कुंभ क्षेत्र का भ्रमण किया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देते रहे। मुख्यमंत्री ने 9 तारीख को ही शाम को डिजिटल मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया और पत्रकार वार्ता की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आने से पहले दिव्य और भव्य मीडिया सेंटर को सजाया संवारा गया था। इस मीडिया सेंटर में दुनिया भर से आने वाले पत्रकारों को कुंभ से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अंतिम चरण में चल रही तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही कहा कि 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और 144 साल के बाद ये शुभ मुहूर्त आया है। अन्य दो तीन सेक्टर हैं, उनमें केवल एक औपचारिक संवाद के लिए मिलने के लिए गया था, व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने के लिए गया था। मुझे 4.5 घंटे केवल 2 सेक्टर में लगे हैं और 25 सेक्टर में 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। 140 करोड़ जनता तकनीक के प्रति कितनी आग्रही है, ये इस डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को इस सब कुछ देखने को प्राप्त होगा। वहीं अपने दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी की रेडियो चैनल की शुरुआत की। जिन्होंने कुंभ के इस आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को समझते हुए महाकुंभ के जिससे कुंभ वाणी का शुभारंभ करने के लिए प्रसार भारती की पूरी टीम आज यहाँ आई है। वास्तव में लोक परंपरा और लोक संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले कोई एक माध्यम था, वह था आकाशवाणी का। मुझे याद है हम लोग बचपन में आकाशवाणी के माध्यम से उस समय प्रसारित होने वाले रामचरितमानस की उन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुना करते थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कमला बहुगुणा की प्रतिमा का भी अनावरण किया और फिर नंदा देवी संस्थान की ओर से संचालित होने वाले मां की रसोई का भी उद्घाटन किया। कुंभ क्षेत्र में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने ऐरावत घाट का निरीक्षण भी किया और फिर यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी के साथ ही डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। वहीं श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से कुंभ की शुरुआत हो जाएगी और 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि को इसका समापन होगा, जिसमें 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसके लिए प्रदेश की पूरी योगी सरकार युद्धस्तर पर लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 2700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और एआई के माध्यम से कुंभ क्षेत्र की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि महाकुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए अब रुक करेंगे हरियाणा का। हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला में बड़ी बैठक की और दावा किया कि अपराध पर काफी हद तक अंकुश लगा है। इस दौरान सीएम सैनी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि बहादुर पुलिस कर्मियों के लिए ORP पॉलिसी लाई जाएगी। साथ ही नूंह में बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस की एक बटालियन
तैनात की गई है। रिपोर्ट देखें। प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुनौतियों को लेकर पंचकूला में सीएम सैनी ने पुलिस की बड़ी बैठक की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया कि पिछले कुछ समय में अपराध पर अंकुश लगा है और खासकर महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आई है। सभी पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को अपराध तथा अपराधियों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश वो दिए गए हैं। मैंने यह भी कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि राज्य में पूरी तरह से अमन चैन कायम रहे। मैंने यह भी संदेश दिया है कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और काम में कोताही बरतने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अपराध की समीक्षा में यह भी पाया गया कि हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इस वर्ष अपराध में कमी आई है, जो संतोष का विषय है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में गत वर्ष राज्य में कमी दर्ज हुई है। सीएम नायब सैनी ने नशे के खिलाफ अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त कराने के लिए पुलिस को सभी जरूरी कदम उठाने की छूट है। नशे के विरुद्ध एवं साइबर क्राइम के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। अब तक 3,350 गांव, 876 वार्डों को नशा मुक्त करने का अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया था, उसको घोषित किया है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय की तरफ से उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला है। हरियाणा पुलिस को अपराध की रोकथाम के लिए मैंने फ्री हैंड दिया है। यह लक्ष्य भी दिया है कि नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025 तक 70% गांव एवं वार्डों को नशा मुक्त किया जाए और जो इस कारोबार में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो की जाए। मैंने ये भी कहा है कि विदेश में रहकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों एवं यहाँ पर उनके जो सहकर्मी हैं, मान लो कॉल करते हैं और फिर जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चला करके इस अपराध की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम हमारे पुलिस करेगी। ये भी मैंने आदेश दिए हैं। इसके लिए पुलिस को जिन भी संसाधनों की आवश्यकता है वो सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान सीएम सैनी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के बहादुर पुलिसकर्मियों के लिए ओआरपी पॉलिसी लाई जाएगी। साथ ही नूंह में हरियाणा पुलिस की एक बटालियन तैनात की जाएगी। जो बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने अपराध को रोकने के लिए अच्छा काम किया है, ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए ओआरपी पॉलिसी वो शीघ्र लाई जाएगी, ताकि उनको जिन्होंने जान जोखिम में डाल करके अपराध को रोका है उनको प्रोत्साहित करेंगे। और इसके साथ ये भी है कि अगर कोई अपराधी रोकने में नाकाम रहा है उसके लिए भी अलग से वो सख्ताई से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे उसकी डिमोशन करें या कुछ और हो, वो पॉलिसी के अंदर सारा आएगा। ये भी हमने कहा है। हरियाणा में डायल 112 सेवा को और सक्षम बनाने के लिए रिस्पांस टाइम कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, ताकि अभी लगभग
6.5 मिनट के अंदर पहुंचती है। और गति से इसके अंदर चाहे हम अलग से उसमें और नई गाड़ियां शामिल करें, इस समय को भी और कम किया जाएगा ताकि अपराधी अपराध करके बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैंने ये भी कहा है कि अवैध इमिग्रेशन को काबू करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसकी रोकथाम हेतु एक नया कानून लाया जाएगा, जिसको आने वाले इस बजट सत्र के अंदर वो पेश किया जाएगा। जिला नू में कानून एवं व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन वहां स्थापित की जाएगी। इसके लिए जमीन आवंटन हेतु जिला उपायुक्त एवं जिला अध्यक्ष नू को जल्द से जल्द जमीन की पहचान करके सरकार के ध्यान में लाने का कहा गया है। इस समय देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ा मुद्दा है और ऐसी रिपोर्ट है कि हरियाणा में भी इनकी संख्या बहुत अधिक है। नायब सैनी ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर बाहर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल को करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और क्रिकेट ग्राउंड शामिल है। इससे युवाओं का खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा। इस दौरान मनोहर लाल ने दिल्ली चुनाव और किसान आंदोलन पर भी अपने विचार साझा किए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल स्मार्ट सिटी के तहत करीब 59 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट की सौगात दी है, जिससे प्रदेशवासियों में खुशी का माहौल है। क्योंकि इस सौगात से एक तरफ जहां स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार और उन संसाधनों का भी विकास होगा, जिससे करनाल सहित आसपास के इलाकों का चहुमुखी विकास हो सके। आपको बता दें कि इस दौरान मनोहर लाल ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित तीनों प्रोजेक्ट की जमकर तारीफ की। क्योंकि सारा ये जो प्रयत्न इसके पीछे इनिशिएटिव बहुत समय से मुझे कह रहे थे कि ऐसा ऐसा एक इंडोर स्टेडियम बनेगा, उस पर 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो मैं समझ रहा था इंडियन इंडोर स्टेडियम में 5-4 करोड़ का 10 करोड़ का काम होता है, 44 करोड़ रुपए करेंगे क्या? लेकिन इन्हीं की कल्पना और इन्हीं की सारी योजना थी। देख करके आज मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इंडोर स्टेडियम जिसमें स्विमिंग का भी है, जिसमें जिम के भी इतने बड़े बड़े हॉल और कई प्रकार का जिम है, योगा का भी एक साथ अलग से बनाया गया है, एक ट्रैक जिसको वार्म अप ट्रैक वो भी छत के ऊपर ही बना दिया है। तो ऐसी अच्छी सुविधा, और जो मैंने अभी तक तो ऐसा कहीं देखा नहीं। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री ने सेक्टर 9 में बने 44 करोड़ की लागत से इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 44 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, जो 2 एकड़ में बनाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल बनाया गया है, जिसमें 10 लेन जो कि 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। पूल हीटिंग, फिल्ट्रेशन, लाइटिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वार्म अप पूल बनाया गया है, जिसका साइज 25 मीटर लंबा और 21 मीटर चौड़ा है। एक बैडमिंटन हॉल बनाया गया है, जिसमें 5 कोर्ट हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शावर रूम, प्रसाधन, गर्म पानी के लिए गीजर, लॉकर का भी अलग अलग प्रावधान है। व्यायाम के लिए हॉल बनाया गया है। इसके साथ साथ ऑफिस रूम बनाया गया है। 6 से 12 साल के बच्चों के व्यायाम के लिए जिम बनाया गया है, जिसमें कैफेटेरिया की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त मेडिकल रूम भी बनाया गया है। पहले तल पर दर्शकों के बैठने के लिए 384 कुर्सियों सहित उचित व्यवस्था की हुई है। 3 बड़े जिम हॉल बनाए हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायाम करने हेतु अलग अलग आधुनिक मशीनों और संयंत्रों का प्रावधान किया गया है। दूसरे तल पर एक बड़ा हॉल, जिसका साइज 8 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है, जिसमें व्यायाम हेतु क्रॉसफिट की सुविधा प्रदान की गई है। योगा और मेडिटेशन के लिए एक हॉल है, जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। यहाँ इंडोर और आउटडोर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।
वहीं दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 9 में बने 1.75 करोड़ की लागत से बने क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन किया। सेक्टर 9 में बनाए गए क्रिकेट ग्राउंड में पिच के साथ साथ क्रिकेट का मैदान, हॉल, वॉशरूम के साथ महिला रेस्टरूम, वॉशरूम के साथ पुरुष रेस्टरूम, बाउंड्री वॉल और एंट्री गेट बनाए गए हैं। इस पर कुल 1.75 करोड़ रुपए की लागत आई है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत तीसरे बड़े प्रोजेक्ट महिला आश्रम का भी उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने किया, जो 13 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। आपको बता दें कि यह आश्रम शक्ति कॉलोनी में बनाया गया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ 5 मंजिला इमारत है। 2 BHK के 22 फ्लैट और 1 BHK के 66 फ्लैट हैं। सभी फ्लैट में अटैच बाथरूम और किचन का प्रावधान है। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया को भी संबोधित किया और दिल्ली चुनाव को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आने की बात कही। चुनाव है, अभी तो शुरू हुआ है और मैं मानता हूं इस बार कि केजरीवाल या उसकी पार्टी वो दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। अब एक ही पार्टी की सरकार आती है या मल्टीपल पार्टी का जो सिस्टम अब बना है, कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी भी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, तो किसी एक पार्टी की अगर सरकार नहीं बनी तो कहीं जा करके समझौते की बात आ सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। 2-4 दिन में चुनाव जब शुरू होगा तब जनता की नब्ज पता लगने के बाद कुछ कहा। इस दौरान उन्होंने नगर निकाय चुनाव और किसान आंदोलन पर भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि किसानों की जायज मांग पहले भी मानी है और आगे भी मानेंगे। नगर निगम के चुनाव जहां तक विषय है वो प्रोसेस में है। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, क्योंकि अब इस 1-1.5 महीने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि सरकार जैसे पूरा कर लेगी, क्योंकि बजट भी अभी शुरू होने वाला है। उधर दिल्ली का चुनाव आया है और मैं समझता हूँ कि 31 मार्च से पहले चुनाव की कभी भी कोई तिथि घोषित होगी तो चुनाव। देखिए, किसान हमारे यहाँ जैसे हरियाणा के अंदर एक अच्छी भूमिका में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के उपज में लगातार वृद्धि हो रही है और हमने भी अपनी व्यवस्थाएं सरकार के नाते पिछले 10 वर्ष आप देख ही रहे हैं कि कभी किसान को कोई समस्या आने नहीं दी है। फिर भी इस प्रकार की कोई उनकी जायज़ मांगें होती हैं तो उनके ऊपर लगातार विचार करते हैं। अब वो जो कि लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें लगता है कि वो उनकी अपने लालच लाभ के लिए हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें ठीक करना, जो चीज़ें होना संभव नहीं होती, उस पर दुराग्रह करना बहुत उचित नहीं होता है। इसलिए किसानों की जायज़ मांगें सदा मानी हैं, आगे में मांगेंगे। प्रदर्शन एक सीमा में शांतिप्रिय तरीके से करते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। शांति बिगाड़नी नहीं चाहिए। एक सीमा से आगे जब बढ़ते हैं तो उसके नाते से भी सरकारें तैयार हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में बहुत जल्द निकाय चुनाव होने हैं। इसे लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, जिससे वो इस चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बना सकें। वहीं नायब सैनी सरकार की बात करें तो सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार अपने वादों को पूरा करने में जुटे हैं, जिससे कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों की राह आसान नजर नहीं आ रही। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें सुपर पावर अमेरिका को पिछले कई दिनों से परेशानी में डाल दिया है। पिछले 4 दिनों से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग कितनी भीषण है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि करीब 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है और करीब 10,000 इमारतें तबाह, जबकि 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी प्रशासन ने करीब 50,000 लोगों के घर खाली करवा दिए हैं। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर और विमानों की मदद ली जा रही है और 7,500 फायर फाइटर्स को इस काम में लगाया गया है, लेकिन तेज हवा की वजह से तमाम प्रयास विफल ही साबित हो रहे हैं।